हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब आपके एग्ज़ाम भी हैं, यस सेकंड यूटी, तो आपकी वो उसके अच्छे से तैयारी करनी है। सिलेबस आपके पास आ जाएगा, तो जितना भी सिलेबस आए वह आपको लर्न करना है और इंटरनल क्वेश्चन भी आपको लर्न करने हैं। निबंध पत्र, अपठित गद्यांश भी आएँगे, कहीं से भी आ सकते हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि ये हमें करवाए नहीं हैं, निबंध पत्र तो चलते रहते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, आपको लर्न करने हैं। अब आज ग्रामर का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास। ये ग्रामर के 2 चैप्टर करने हैं हमने, 5th और 6th, ये दोनों आएंगे आपके एग्जाम में। तो इसको 5th लेसन को आज ही कंप्लीट करते हैं और इसकी बैक एक्सरसाइज भी मैं साथ में भेज दूंगी। आपको साथ साथ फील भी करनी है और लर्न भी करनी है, ये परिभाषाएं भी सारी लर्न करनी है। चलिए देखिए, शब्द निर्माण के अंदर क्या क्या है। उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास। उपसर्ग उपसर्ग क्या होते हैं, नीचे देखिए। ऐसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जोड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्दों से पहले जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इनका कोई न कोई अर्थ अवश्य निकलता है। यद्यपि शब्दों की भांति उपसर्गों का भी अपना कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। उपसर्ग जो होते हैं, इन उपसर्गों का भी अपना कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, फिर भी इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। इनको क्या कहा जाता है? उपसर्ग। जब इनको शब्दों के साथ जोड़ा जाता है, शब्दांशों के साथ जोड़ा जाता है, तो ये शब्द बनते हैं। उपसर्ग के भेद और प्रभेद। ऊपर भी उपसर्ग की परिभाषा दे रखी है, ये वाली आपको इजी लगे तो ये कर लेना, जो पहले करवाई वो इजी लगे तो वो कर लेना। लघुत्तम अर्थवान शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ये परिभाषा भी आप लर्न कर सकते हो। उपसर्ग, भेद और प्रभेद। उपसर्ग के भेद और प्रभेद किस प्रकार से होते हैं? इसके स्रोत के आधार पर उपसर्गों के भी 3 भेद किए गए हैं। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत या विदेशज उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग कौन से होते हैं? तत्सम शब्द ही आपने पढ़ रखे हैं, कौन से होते हैं? संस्कृत के कुछ उपसर्ग हिंदी में भी ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। कौन से? जो संस्कृत से शब्द लिए जाते हैं हिंदी में और वे यूं के यूं हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, वे तत्सम उपसर्ग कहलाएंगे। जैसे अति, अति का अर्थ होता है अधिक, लेकिन ये किसी शब्द में नहीं गिना जाता। अति ये शब्दांश के साथ जुड़ जाएगा तो ये शब्द बन जाएगा। अति उपसर्ग लगा करके देखिए, शब्द बने हुए हैं, अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्याचार, अति उत्तम आदि। अनु देखिए, अनु थर्ड पर है। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। अनुशासन, अनुभूति, अनुरूप, अनुगमन, अनुभव। आपको उपसर्ग लगा करके शब्द बनाते हुए ये देखना है कि इस शब्द का कोई अर्थ निकल रहा है या नहीं। यदि अर्थ निकल रहा होता है तो वह आपका शब्द शुद्ध है, वरना अशुद्ध है। ये तो हमारे तत्सम उपसर्ग। इसके बाद है तद्भव उपसर्ग। तद्भव कौन से होते हैं? हिंदी के कुछ उपसर्ग तत्सम उपसर्गों से विकसित हुए हैं। तत्सम उपसर्गों से यानी संस्कृत से कुछ उपसर्ग लिए गए हैं और हिंदी में आते आते उनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। ये आपने तद्भव शब्दों में भी पढ़ा है कि हिंदी के कुछ उपसर्ग होते हैं, वो कहाँ से लिए गए होते हैं? तत्सम उपसर्गों से, यानी संस्कृत से लिए गए होते हैं वे। और कुछ जो तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं, उनका अर्थ बदल जाता है संस्कृत से हिंदी में आते आते। तो उदाहरण देखिए, अध का अर्थ है आधा। अध ये शब्द
संस्कृत का था, अब इसको हिंदी में प्रयोग किया गया है। अधजला, अधपका, अधमरा। नि नि का अर्थ होता है रहित, निहत्था, निकम्मा, निपोत। ये है तद्भव उपसर्ग। अब उसके बाद है आगत या विदेशत उपसर्ग। ऐसे शब्दांश जो अरबी फारसी में उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं और हिंदी में भी ज्यों के त्यों अपना लिए जाते हैं। ऐसे शब्दांश होते हैं जो अरबी में, फारसी में प्रयोग किए जाते हैं और उनको यूं का यूं हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, वे आगत या विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे ब ये उपसर्ग है, इसका अर्थ है के साथ। इसके शब्द बनेंगे बगैर, बदौलत, बखूबी आदि। बद 4th नंबर पर है बद। बद का अर्थ होता है बुरा। इसमें शब्द उपसर्ग जुड़ करके क्या बनेंगे शब्द? बदचलन, बदसूरत, बदकिस्मत, बदतमीज, बदबू आदि। नीचे है ला 8 नंबर पर। ला उपसर्ग लगने से शब्द बनेंगे लाइलाज, लाजवाब, लापता, लापरवाह। ये थे हमारे उपसर्ग। अब आइए प्रत्यय। प्रत्यय देखिए क्या होते हैं। उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी भाषा के लघुत्तम अर्थवान बुध रूप हैं, जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग तो कहाँ जुड़ते हैं? शब्दांश से पहले, और प्रत्यय कब कहाँ जुड़ते हैं? मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं और शब्द का निर्माण करते हैं। जो बॉक्स के अंदर परिभाषा वो देखिए, लघुत्तम और अर्थवान शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भी भेद और प्रभेद होते हैं, तो वो कैसे हैं? प्रत्यय किस प्रकार के शब्दों के साथ बंध होते हैं, जुड़ते हैं, इस आधार पर प्रत्यय के 2 भेद किए जाते हैं। एक तो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय, उनको कृत प्रत्यय कहते हैं, और दूसरे होते हैं क्रिया के अलावा जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और क्रिया को छोड़कर जो संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि के साथ जुड़ते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब कृत प्रत्यय की परिभाषा देखिए। जो शब्दांश क्रिया के मूल रूप यानी धातु, जैसे संस्कृत में भी धातु होती हैं, पठ धातु, गम धातु आदि, तो ऐसे हिंदी में क्रिया का मूल रूप होता है धातु, उसके साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से? जो शब्दांश क्रिया के मूल रूप के साथ या धातु के साथ, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे ही धातु कहा जाता है, उसके साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अलग अलग प्रकार के दे रखे हैं ये। तत्सम संस्कृत प्रत्यय, तत्सम संस्कृत प्रत्यय अक, अक प्रत्यय है। अब पाठक, अक प्रत्यय जुड़ गया इसमें, पाठ प्लस अक। अब आगे तद्भव में भूलक्कड़, भूल प्लस अक्कड़, भूलक्कड़, इसमें अक्कड़ प्रत्यय जुड़ गया। आक प्रत्यय है नीचे, तैराक, तैर प्लस आक। क्रिया का कर्म नीचे है, नी प्रत्यय फूंकनी, फूंक प्लस नी। अब आइए तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्रिया के अलावा संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि शब्दों में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? जिसमें संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि के शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे संज्ञा लुहार, इसमें कौन क्या प्रत्यय है? आर, लोहा प्लस आर। ई रस्सी, रस्सी में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फिर विशेषण में देखिए आगे, आस, मिठास, खटास, मीठा प्लस आस, मिठास। आगे क्रिया विशेषण से देखिए, ला, ला प्रत्यय जुड़ेगा, क्या बनेगा? अगला,
पिछला आदि। फिर है लिंग बोधक प्रत्यय। प्रकार्य के आधार पर प्रत्ययों के निम्नलिखित भेद भी किए जाते हैं। लिंग बोधक प्रत्यय जैसे शिष्य, शिष्य है, इसमें आ प्रत्यय जुड़ गया, शिष्या बन गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। शिष्य पुल्लिंग के अंदर था, शिष्या स्त्रीलिंग के अंदर हो गया। ये लेसन भी हमारा कंप्लीट। आप इनको पढ़ लेना, कैसे गुणवाचक विशेषण से कैसे बनेंगे। भूखा, ये भूख का भूख से पता, भूख संज्ञा शब्द है और भूखा विशेषण शब्द है, आप प्रत्यय जुड़ करके। ऐसे ही नीचे है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, मिल प्लस आवट, मिल शब्द है और मिलावट भाववाचक संज्ञा बन गई। मिल शब्द हो गया और मिलावट भाववाचक संज्ञा बन गई है। अब इसके बाद ये व्यवसाय बोधक में, व्यवसाय होता है जैसे लोहार का होता है, क्या इसका लोहा शब्द होता है। लोहा, जो लोहे का काम करता है वह लोहार होता है। जो लोहार होता है उसका व्यवसाय होता है लोहे आदि का काम करना। अब उसके बाद आइए आगे, समास। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है, तब उस मेल को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है, तब उस मेल को समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला प्लस कंठ, ये इसका विग्रह बनेगा, नीला है जिसका कंठ, या नीला है जो कंठ, इसमें समास का नाम अलग आ जाएगा, ये विग्रह हुआ। अब इसमें नीला प्लस कंठ, नीलकंठ, घोड़ा प्लस स्वार, घुड़सवार। ये जो घुड़सवार है, नीलकंठ है, ये समास पद है। अब नीचे देखिए, समास रचना में पहले शब्द को पूर्व पद कहा जाता है तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। पहले पद को क्या कहा जाता है? पहले शब्द को पूर्व पद और बाद वाले दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है, और इन दोनों के मेल से बने तीसरे पद को समस्त पद कहा जाता है। जैसे इसमें नीला प्लस कंठ था ना, तो नीला पूर्व पद है और कंठ उत्तर पद है, और दोनों को मिला दिया गया, नीलकंठ हो गया, तो ये समस्त पद कहलाएगा। जैसे नीचे भी दे रखा है, पूर्व पद धर्म और उत्तर पद ग्रंथ, समस्त पद क्या बन गया? धर्म ग्रंथ। अब समास विग्रह, समास विग्रह किस प्रकार से होता है? समास विग्रह में समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करके पहले की स्थिति में लाया जाता है। समास विग्रह में क्या होता है? जो समस्त पद होता है, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग कर दिया जाता है और उसको पहले की स्थिति में लाया जाता है। जैसे देखिए, उदाहरण के द्वारा समझ आ जाएगा। राजपुत्र, इसका विग्रह बनेगा, इस समस्त पद है ये राजपुत्र, तो इस समस्त पद का विग्रह होगा राजा का पुत्र। इसको अलग अलग करके लिखा गया है, तो इसको क्या कहेंगे हम? समस्त पद का विग्रह। राजपुत्र समस्त पद था और इसका विग्रह होगा राजा का पुत्र। अतः समास विग्रह जो होता है वो समास रचना के विपरीत प्रक्रिया है। समास रचना तो क्या होती है? अलग अलग शब्दों को इकट्ठा किया जाता है, और समास विग्रह क्या होता है? इकट्ठे शब्द को अलग अलग किया जाता है। समास के भेद, समास के भेद हैं तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के 2 भेद और दे दिए हैं। तो कई किताबों में तो 6 ही भेद दिए जाते हैं, इनको भेदों के अंदर गिना जाता है, कर्मधारय और द्विगु समास को, लेकिन ऐसा नहीं है। समास के 4 ही भेद होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। कर्मधारय समास और द्विगु समास ये तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास से बने समस्त पद में पूर्व पद गौण होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास से जो
बने समस्त पद हैं, उसमें क्या होता है, पहले वाला पद तो गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला, दो शब्दों के बीच कारकीय संबंधों के आधार पर, और दूसरा बिना कारकीय संबंधों से बने समस्त पदों के आधार पर। अब तत्पुरुष समास का विग्रह करते समय पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच के विभक्ति चिन्हों को लिखा जाता है। जो कारक के अंदर विभक्ति चिन्ह होते हैं ना, कारक के भेद होते हैं, उनके विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, ने, को, से, द्वारा आदि, ये सभी क्या होते हैं, कारक के चिन्ह होते हैं। तो इसमें क्या होता है तत्पुरुष समास में कि इनको विग्रह करते समय, समस्त पद को विग्रह करते समय कारकों के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और समास विग्रह का यदि हम समस्त पद बनाएंगे तो इन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। देखिए, परलोक गमन, परलोक गमन, अब इसका हम विग्रह करेंगे तो परलोक को गमन, परलोक होता दूसरा लोक, उसको जाना, ये विग्रह हुआ और इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ को। अगला देखिए, करण का चिन्ह ने से या के द्वारा होता है, तो भूख मरा, भूख से मरा, भूख से मरा, उसके मरने का क्या कारण हुआ, भूख। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, पीड़ित किससे है, अकाल से, पीड़ित होने का क्या कारण है, अकाल पड़ना। संप्रदान कारक में देखिए, संप्रदान तत्पुरुष समास में देखिए, के लिए चिन्ह होता है, किसी के लिए, रसोई घर, इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह बन जाएगा रसोई के लिए घर, के लिए। इसमें जो संबोधन होता है, संबोधन कारक और कर्ता कारक, इनके चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी के 6 का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अपादान, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त, किसी से अलग होना हो तो उसमें इस से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और करण में साधन के लिए या कारण के लिए से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और अपादान में किसी से अलग होने के लिए से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में का के चिन्ह का प्रयोग होता है और इसमें किसी का किसी के साथ संबंध बताया जाता है, जैसे सेनापति, सेना का पति, जीवन साथी, जीवन का साथी, इसमें क्या है, संबंध बताया गया है एक दूसरे का, जीवन का साथी। इसमें जीवन का साथी कौन है, पति होता है, लगा लो, तो आपस में दोनों का संबंध है। सेना का पति, सेना का पति सेना नायक होता है, सेना से उसका भी संबंध होता है। फिर है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में मे पर का प्रयोग किया जाता है, में पे पर इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे सिर दर्द, सिर में दर्द, सिर दर्द, सिर में दर्द। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, में चिन्ह का प्रयोग किया गया तो इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। अब इसके तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, अभी पीछे बताया था, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास कौन सा होता है, कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है या उपमान और उपमेय का संबंध पाया जाता है। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच कोई कारकीय चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। अब देखिए, ये नीचे दे भी रखा है, जो मैं बोल रही थी, उपमेय उपमान का संबंध हो, विशेषण विशेष्य या उपमान और उपमेय का संबंध हो। देखिए विग्रह, नील गाय, नीली है जो गाय, इसमें नीली, नील विशेषण है, गाय विशेष्य है, तो इसका विग्रह बन गया नीली।
नीली विशेषण है, गाय विशेष्य है। नीली है जो गाय, गाय के बारे में बताया गया है कि गाय कैसी है, नीली। गाय की विशेषता बताई गई है किसके द्वारा, नीली से। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता बताई गई है, कैसी है मिर्च, काली। काली क्या है, विशेषण, और मिर्च क्या है, विशेष्य। उप में उपमान का संबंध देखिए नीचे, घन श्याम, घन रूपी श्याम, जिसकी तुलना की जाए, जिसके साथ तुलना की जाए। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिसके साथ तुलना की जाए। घन की तुलना किसके साथ की गई है, श्याम के साथ, तो उपमेय और उपमान का संबंध है घन रूपी श्याम। कमल नयन, कमल रूपी नयन या कमल के समान नयन, यहाँ पर भी कमल की नयनों की तुलना किसके साथ की गई है, कमल के साथ की गई है। अब है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण होता है और उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है। किंतु मेन परिभाषा क्या होती है, द्विगु समास में पूर्व पद हमेशा संख्यावाची विशेषण ही होता है। द्विगु समास में पूर्व पद हमेशा संख्यावाची होता है और प्रधान कौन सा होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। विशेष्य होने के कारण उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद हमेशा संख्यावाची होता है और गौण होता है। उसके बाद विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे समस्तपद है चतुर्भुज, इसका हम विग्रह करेंगे तो विग्रह बनेगा चार भुजाओं का समूह, चार भुजाओं का समूह। दोपहर, दो पहरों का समाहार, विग्रह करने में समूह या समाहार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आइए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद कैसे होते हैं, गौण होते हैं तथा एक जोड़े के रूप में आते हैं, जिससे कोई तीसरा पद ही प्रधान हो जाता है। दोनों पद कैसे होते हैं, गौण होते हैं और तीसरा पद या अन्य पद प्रधान हो जाता है। वास्तव में बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, दशानन शब्द में दश तथा आनन एक जोड़े के रूप में आए हैं, दोनों मिलकर किसका बोध करवा रहे हैं, रावण का। यह रूढ़ हो गया, रावण के अर्थ में रूढ़ हो गए हैं दश और आनन मिलकर। अब नीचे देखिए उदाहरण, पीतांबर, इसका विग्रह देखिए। पीतांबर तो है समस्त पद और समास विग्रह है, पीला अंबर है जिसका, किसका पीला अंबर, विष्णु का। पीला अंबर है जिसका, न तो इसमें पीला प्रधान है और न अंबर प्रधान है, इनका कोई प्रयोग नहीं आया, इनका कोई से का नाम नहीं आया, बल्कि कोई और प्रधान हो गया करके, जैसे विष्णु। तो ये बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है, शिव जी का। न तो नीला प्रधान है न कंठ प्रधान है, बल्कि अन्य पद प्रधान हो गया शिव जी। अब इसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग होता है और या अथवा आदि विग्रह करते हुए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो उदाहरण देखिए, भाई बहन, भाई और बहन विग्रह करते समय समस्त पद दोनों संज्ञा हैं, समस्त पद दोनों संज्ञा हैं, भाई भी और बहन भी दोनों पद प्रधान हैं, दोनों की अहमियत है। इसका विग्रह करते समय और समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है, भाई और बहन। माँ बाप, माँ
तथा बाप, ये भी दोनों पद प्रधान हैं। इसके विग्रह में तथा का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए चाय कॉफी, चाय या काफी, इसमें भी क्या है, दोनों पद प्रधान हैं, दोनों बराबर है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, दोनों एक समान है। अब है आगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जिस समास का पहला पद कोई अव्यय या अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द, अव्यय या अविकारी शब्द जैसे क्रिया विशेषण आदि होते हैं, ये होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और उपसर्ग होता है या अव्यय या अविकारी होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे समस्त पद है आमरण, इसमें आ उपसर्ग भी है, आ उपसर्ग भी है, मैंने कहा था पहला पद प्रधान होता है, उपसर्ग होता है और अव्यय या अविकारी होता है। तो इसका समास विग्रह बनेगा मरण तक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, भरपेट, पेट भरकर। तो ये समास हुए आपके कंप्लीट। नीचे दोहराने के लिए दे रखा है, इनको भी आप पढ़ लेना। तो इनको पढ़ोगे तो इसके अंदर काफी परिभाषाओं के बारे में, मेन पॉइंटों के बारे में आपको पता लगेगा। अब इसके बाद ये लेसन कंप्लीट हो गया है, इसकी बैक एक्सरसाइज में आपके पास भेज दूंगी, तो आपको बैक एक्सरसाइज करनी है। और आपकी नोटबुक्स चेक करने के लिए मैंने बोल रखा है, तो अब जिन बच्चों की नोटबुक्स रहती हैं उनकी मैंने नोटबुक्स चेक करनी है। अपनी नोटबुक्स रेडी रखिए, जिसका भी मैं नाम बोलूंगी वो नोटबुक्स मुझे दिखाएगा।